मोहनलाल नाम का एक दूध वाला था। मोहनलाल गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करता था और पैसे कमाया करता था। मोहनलाल के पड़ोस में पिंटू नाम का एक आदमी रहता था। मोहनलाल और पिंटू की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो जब भी मिलते थे उनकी लड़ाई हो जाया करती थी। हे भगवान, इतना कृपा करना कि आज सुबह सुबह उस मनहूस की शकल मत दिखाना। पता नहीं कहां से चला आता है मोहनलाल मुझसे लड़ने के लिए। हे भगवान, आज उसकी शकल मत दिखाना। दोनों घर से निकलते ही तभी दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। सत्यानाश, सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? फिर से इसका मुंह दिखा दिया। जल्दी भागना होगा यहाँ से। पिंटू हड़बड़ी में वहाँ से भागने लगता है। तभी वो मोहनलाल को धक्का मार देता है, जिस पर मोहनलाल बहुत गुस्सा हो जाता है। ये क्या तरीका है? तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? मैंने धक्का नहीं मारा है, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। एक नंबर के झूठे इंसान हो तुम। झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा, तुम तो बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र के बेटे हो। चलो चलो निकलो यहाँ से। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी मोहनलाल की पत्नी अंदर से बोलती है, अरे जाइए ना जी, दूध पहुंचाना नहीं जाना है क्या? वैसे भी बहुत देरी हो गई है। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे इससे बात करना अच्छा नहीं लगता। मोहनलाल दूध पहुंचाने चला जाता है। दूध पहुंचाकर वो घर वापस आता है और तभी देखता है उसका बेटा रवि बहुत बीमार है। क्या हुआ इसे? सुबह तक तो सही था। पता नहीं जी क्या हो गया है अचानक। चलिए इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। हाँ ठीक है। मोहनलाल अपने बेटे रवि को साथ लेकर अस्पताल पहुंचता है। जरा देखिए क्या हो गया है इसे। अरे, इसे बहुत तेज बुखार है, अभी देखता हूँ। डॉक्टर रवि का इलाज करते हैं। इसे 1 महीने तक अस्पताल में रखना होगा। पैसे भी बहुत लगेंगे, तो आप इंतजाम कर लीजिए। पैसे हम बाद में चुका देंगे, अभी आप इलाज कर दीजिए। नहीं नहीं, आप 1-2 दिन में पैसे जमा करवा दीजिए। मोहनलाल और उसकी पत्नी ये सुन बहुत परेशान हो जाते हैं। अब हम इतने कम समय में इतने पैसे कहाँ से देंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तुम जाओ लीला, और घर में देखो कितने पैसे हैं। लीला घर आती है और पैसे देखती है, मगर पैसे बहुत कम थे। ये तो बहुत कम है, इसमें क्या होगा? उदास होकर लीला वापस अस्पताल जाने लगती है। तभी पिंटू लीला को देख लेता है। क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? और रवि कैसा है? लीला पिंटू को सारी बातें बता देती है। लड़ाई अपनी जगह है, मगर बच्चे का इलाज जरूरी है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों की मदद मैं करूंगा। ये सुन लीला बहुत खुश होती है। पिंटू अस्पताल आकर सारे पैसे भर देता है। ये देख मोहनलाल बहुत भावुक हो जाता है और पिंटू के लिए आज तक जितना भी उसके मन में गुस्सा था वो चुटकियों में खत्म हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का इलाज हो पाया है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। बच्चे के इलाज की बात है, इसमें लड़ाई झगड़ा क्या देखना। पिंटू खेती बाड़ी का काम किया करता था और सब्जियां उगाया करता था। मेरे खेत पर ताजी ताजी सब्जी उगी है। मैं अपनी पत्नी से कहकर हरी हरी सब्जी बनवा कर लेते आऊंगा। पिंटू हर रोज सभी के लिए अस्पताल में खाना लेकर आता था। 1 महीना गुजर जाता है और रवि बिल्कुल स्वस्थ होकर घर वापस आता है। अब मोहनलाल और पिंटू की अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब वो कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं। मोहनलाल के पास जो गाय थी उसकी मृत्यु हो जाती है और अब मोहनलाल के पास घर चलाने का कोई साधन नहीं बचता है। अब घर कैसा चलेगा जी? बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ वो तो है, देखता हूँ क्या हो सकता है। ये बात पिंटू को पता चलती है। पिंटू मोहनलाल के पास आता है। मोहनलाल, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी खेती पर काम कर सकते हो। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा। तुम तो सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें बहुत गलत समझता था। मोहनलाल पिंटू की खेती पर उसके साथ काम करना शुरू कर देता है। इस बार सब्जियां अच्छी तैयार हुई हैं, इसीलिए कमाई अच्छी होगी। हाँ, बस दाम सही मिल जाए। मोहनलाल और पिंटू सारी सब्जियां सही दाम पर बेच देते हैं और अच्छी कमाई करते हैं। ये लो मोहनलाल, ये तुम्हारे मेहनत की कमाई है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा।
इसी तरह दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। गांव में रह रहे मुन्ना भाई को दोनों की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आती है। पहले तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, हर वक्त दोनों की बुराई करते रहते थे, और अब देखो जरा, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मुझसे भी ज्यादा कमाई करने लगे हैं दोनों। अब देखता हूँ कैसे चलती है इनकी दोस्ती। मुन्ना भाई दोनों की दोस्ती तुड़वाने में लग जाता है। मुन्ना खेत में आकर सारे फसल बर्बाद कर देता है और पिंटू के पास आता है। पिंटू, मैंने अभी अभी देखा है मोहनलाल ने सारे फसल बर्बाद कर दिए हैं। वो अभी पुरानी रंजिशें लेकर बैठा है और तुम उसे अपना मान रहे हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, सारे फसल बर्बाद हैं, और ये चप्पल देखो, ये उसी मोहनलाल की चप्पल है। हाँ, अभी हाल ही में तो वो मेरे साथ ही चप्पल खरीदने गया था। मोहनलाल ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं कभी उसे माफ नहीं करूँगा। अगले दिन मोहनलाल खेत पर आता है और बर्बाद फसल देख हैरान रह जाता है। तुम बहुत ही झूठे और धोखेबाज निकले। अब मैं कभी तुम पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। तुमने मेरे सारे फसल बर्बाद कर दिए और तुम मेरे साथ अच्छे बनने की दिखावा कर रहे हो। अरे ये सब क्या कह रहे हो तुम मुझसे बात मत करो। गुस्से में पिंटू आगे जाने लगता है। तभी एक सांप पिंटू को काट लेता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। क्या हुआ पिंटू? तुम्हें क्या हुआ? उठो। मोहनलाल बहुत परेशान हो जाता है। तभी पास में गिरी एक मटर में से आवाज आती है। मैं एक जादुई मटर हूँ, तुम मुझे लो और अपने दोस्त को खिलाओ, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, साथ ही उसे सारी सच्चाई भी दिख जाएगी। जादुई मटर की बात सुन मोहनलाल उसे उठाता है और पिंटू को खिलाता है। पिंटू को होश आ जाता है और सारी सच्चाई भी दिख जाती है। कैसे मुन्ना भाई ने सारे फसल बर्बाद किए और उन्हें अलग करवाना चाहा। पिंटू मोहनलाल को गले लगा लेता है और रोने लगता है। रो मत, अब सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत बोला। इसी तरह दोनों वापस खुशी खुशी साथ काम करने लगते हैं और कभी किसी की बातों में नहीं आते हैं। बनवारी लाल के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा माधव पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और बातचीत हर चीज में अच्छा था, लेकिन छोटा बेटा संजय ना तो पढ़ाई लिखाई करता था और ना ही खेल कूद और ना ही किसी से बातचीत करता था। उसकी माँ ललिता को हमेशा छोटे बेटे संजय की चिंता लगी रहती। जब लड़कों को कॉलेज में बुलाया जाता तो माता पिता माधव के टीचर से मिलकर जहां खूब प्रसन्न होते थे, वहीं संजय के टीचर से शिकायतें सुनकर दुखी हो जाते थे, लेकिन मन मारकर वापस आ जाते। एक दिन बनवारी लाल और ललिता अपने बरामदे में बैठे अपने छोटे बेटे संजय के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी अचानक एक गिल्ली खटाक से आकर बरामदे की खिड़की से टकराई। बनवारी लाल ने गिल्ली हाथ में उठाई और देखने लगे कि किसने मारा। जब झांक कर देखा तो संजय अपने हाथ में डंडा लेकर उधर ही आ रहा था। बनवारी लाल बोले, अरे ललिता, आज तो हमारा संजय गिल्ली डंडा खेल रहा है। वो देखो, हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे आ रहा है जैसे सैनिक अपने बंदूक पकड़े हुए सीना तान कर चलता है। ललिता भी भागकर देखने लगी। उसने रुआंसा सा मुंह बनाते हुए कहा, वो खेल भी चुना तो क्या, गिल्ली डंडा? अरे फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट जैसे खेल खेलता तो कुछ बात होती। बनवारी लाल ने कहा, अरे ललिता, अभी तक तो वो कोई खेल नहीं खेलता था। आज गिल्ली डंडा खेल रहा है तो हो सकता है कल को किसी और खेल में भी उसकी रुचि हो जाए और दूसरे खेल भी खेलने लगे। जब बच्चों के साथ खेलेगा और मिलेगा जुलेगा तो बातचीत भी करने लगेगा और पढ़ाई लिखाई भी ढंग से करने लगेगा। इतना हताश होने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम अपने बेटे को विलायती खेल खेलने को क्यों इतनी उतावली हो? गिल्ली डंडा भारतीय खेल है। अरे
हमारे जमाने में तो हम सुबह सुबह ही पेड़ के ऊपर चढ़कर टहनियां तोड़ने में लग जाते थे और काट झांट कर ऐसी गिल्ली बनाते थे कि आहा, डंडा क्या हाथ से भी फिसल जाती थी। वो भी क्या दिन थे। खेलने दो उसे, धीरज रखो। ललिता बोली। ईश्वर करे ऐसा ही हो। यह कहकर उसने अपनी भर आई आंखें पोंछ ली। उस दिन के बाद से संजय रोज कॉलेज से आकर चुपचाप खेलने निकल जाता। उसके 3-4 दोस्त भी बन गए थे। एक दिन उसने डंडे से गिल्ली को मारा और गिल्ली जाकर बहुत दूर एक पुराने कुएं में गिर पड़ी। वो अपने दोस्त अजय के साथ खेल रहा था। अजय उसके ऊपर चिल्लाया और बोला, मेरी गिल्ली लाकर दो। संजय ने कहा, अरे मैं कैसे ला सकता हूँ, वो तो कुएं में गिर गई। अगर दुकान पर मिलेगी तो पिताजी से कहकर मंगवा लूंगा। अजय बिल्कुल अड़ गया कि मुझे मेरी गिल्ली अभी और इसी वक्त चाहिए। अरे तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, इतनी तेज से कोई मारता है। संजय कुएं के पास बड़ी हिम्मत करके गया और झांक कर देखा तो गिल्ली कुएं की दीवार में लगी लताओं में ही उलझी थी। वो कुएं के पास लेटकर अपना हाथ डालकर गिल्ली निकालने ही वाला था कि कुएं से मधुर आवाज आई, इन लताओं को मत छूना, ये बहुत जहरीली है। वो रुआंसे स्वर में बोला, लेकिन मुझे तो गिल्ली अभी चाहिए, वरना अजय मुझे बहुत मारेगा। यह कहते कहते उसके आंसुओं की कुछ बूंदें कुएं के पानी में गिर गई। तभी कुएं में अचानक एक धमाके के साथ रोशनी हुई और गिल्ली कुएं में से उछलकर बाहर आ गई। फिर एक सुनहरी गिल्ली और डंडा बाहर आया। तब कुएं से आवाज आई, तुम घर जाओ, पर ध्यान रखो आज के बाद इधर मत आना। मैं तुम्हारे घर के पास वाले नीम के पेड़ पर रहती हूँ। बस उसी नीम के पेड़ के पास रोज कुछ खाने को रख देना। सुनहरा गिल्ली डंडा जादुई है, तुम उससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। उसको हाथ में लेकर कोई एक इच्छा बोलो। उसने गिल्ली डंडा हाथ में उठा लिया और कहा, मैं भी अपने भाई की तरह एक होनहार लड़का बनना चाहता हूँ। गिल्ली से आवाज आई, जाओ, तुम्हारी ये इच्छा आज ही पूरी हो जाएगी। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन कभी किसी का अहित करने के बारे में मत सोचना, नहीं तो ये तुम्हारे पास से सीधे कुएं में आ जाएगा। संजय फिर से कुएं में झांक कर बोला, आप कौन हैं? तभी आवाज आई, ये समझ लो कि मैं तुम्हारे जैसे मासूम बच्चों की सहायता करने वाली एक परी हूँ। संजय ने अजय को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन अजय कुएं से आती रोशनी देखकर ही डर के मारे भाग गया था। वो चुपचाप घर आ गया। उसने अजय की गिल्ली तो सामने ही रख दी, पर सुनहरा गिल्ली डंडा अपने कमरे में ले जाकर अपने कॉलेज बैग में छिपा दिया। सुबह जब वो कॉलेज जाने को तैयार हुआ तो उसे याद आया कि नीम के पेड़ के पास कुछ खाने का सामान भी रखना है। माँ, आज से मेरे टिफिन में एक पराठा ज्यादा रख देना, मुझे आजकल बहुत भूख लगती है। उसकी माँ ने बड़ी खुशी खुशी एक पराठा ज्यादा रखकर उसका टिफिन दे दिया। वो तो वैसे भी खाने में बहुत छिन्न भिन्न करता था। वो जल्दी से गया और नीम के पेड़ के नीचे एक पराठा और सब्जी रख दिया। तभी नीम की पत्तियां हिलने लगी। ऐसा लगा कि परी खुश होकर हाथ हिला रही थी। वो कॉलेज चला गया। उस दिन तो बड़ा ही गजब हुआ। उसकी टीचर जो कुछ भी पढ़ा रही थी सब उसकी समझ में आ रहा था। वो अपनी टीचर से बीच बीच में कुछ कुछ पूछ भी रहा था। सच्ची सभी बच्चे उसको हैरानी से देख रहे थे। वो घर आया तो बैठकर पढ़ाई भी करने लगा।
ललिता ने देखा तो बड़ी आश्चर्यचकित होकर उसके पास ही बैठ गई और बोली, बेटा क्या बात है, आज तबीयत ठीक है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। आज तो मेरी टीचर भी मुझसे बहुत खुश थी। ललिता बहुत खुश हो गई। उसने संजय का सिर सहलाते हुए उसका माथा चूम लिया। माधव फुटबॉल खेलता हुआ कमरे से बाहर आया तो संजय बोला, भाई, आज मैं भी तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलने चलूंगा। माधव पहले तो उसकी तरफ देखकर हंसने लगा और बोला, तुम हर फुटबॉल खेलोगे? लेकिन उसकी माँ के कहने पर उसको भी ले गया। जब वो खेलने गया तो अजय उसकी राह देख रहा था। वो दौड़कर उसके पास आकर बोला, मेरी गिल्ली दे दो। संजय ने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उसकी गिल्ली निकालकर दे दी। फिर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। आज से मैं अपने भाई के साथ फुटबॉल खेलूंगा। फुटबॉल खेलते समय उसने 2 गोल कर दिए। माधव तो उसका खेल देखकर दंग रह गया। जब दोनों घर आए तो बनवारी लाल भी घर आ गए थे। माधव आते ही बोला, पिताजी, ये तो चमत्कार हो गया। संजय ने तो आज बहुत अच्छा फुटबॉल खेला। उसने 2-2 गोल किए। तभी उसकी माँ आ गई। आज कुछ तो ऐसा हुआ है कि संजय बिल्कुल बदल गया है। बनवारी लाल को बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जब वो सोने गया तो उसने अपने बैग में से गिल्ली डंडा निकालकर उसे चूम लिया। वाह रे मेरे जादुई गिल्ली डंडा, तुमने तो कमाल कर दिया। जादुई गिल्ली डंडे ने उसको पूरी तरह से बदल दिया था। वो पढ़ाई लिखाई, खेल कूद हर क्षेत्र में माधव से भी आगे निकल गया था। लेकिन यह राज सिर्फ वही जानता था। वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था, लेकिन नीम के नीचे कुछ खाने का सामान रखना कभी नहीं भूला।